Hello and welcome everyone. I hope, dear learners, you all have been taking advantages and enjoying my lectures, which you are getting every day around 9 and 10 p.m. So, as you all know that in previous lecture we talked about the Europe continent and we started about knowing about the Europe continent. So, in that lecture it was the part number 12, and in that part we have covered some important just like the topics. Actually, we just had glimpses on some important places, gulfs, mountains, and oceans, seas around Europe, and how many countries there are in Europe. We also talked about that, and definitely the major conflict which is going right now between Russia and Ukraine. We also had some glimpses about those countries which are in trending nowadays in the news because of the war like scenario is there. So now today we are going to start the second part of Europe continent, because in previous part जहाँ तक हमने बात करी थी तो वो हमने सिर्फ फिजिकल मैप के बेस्ड स्टडी करी थी. वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ तो बता दी है, लेकिन आज भी हम यहाँ से कवर करेंगे. आज जो हमारा मेन फोकस पॉइंट रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा कि फिजिकल डिवीजन्स. ऑल्दो वी हैव कवर्ड इट, बट हमने सिर्फ मैप से ही कवर करा था. अब कुछ यहाँ पे थ्योरेटिकल बेसिस के साथ साथ मैप को लेते हुए वेस्टर्न यूरोप में क्या है, ईस्टर्न में क्या है, नॉर्दर्न साइड में क्या है, सी कितने हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज आती हैं, इन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे. मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसी यूरोप कॉन्टिनेंट से आपका अगर यूपीएससी 2015 के बाद देखें तो लगभग आपके पास 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. ये क्वेश्चंस मैं आपको जब हमारी ये सीरीज खत्म होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा. अगर आपको यहीं पे एक रिवर मैं आपको बता दूं यूक्रेन से ही निकलता है, इन यूक्रेन के साथ ही होते हुए यहाँ से भी आते एक वोल्गा रिवर है, और यहाँ पे यूक्रेन के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, यानी जो पावर रिसर्च सेंटर या पावर प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे एक लोकेट करता है, और यहीं पे ही आपको यहाँ पे रिसर्च सेंटर जो यूरोप का है सबसे बड़ा वो आपको देखने को मिलता है. उसकी भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका डिस्कस हम एक लेक्चर के अंदर करना चाहेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सभी को यहाँ पे मीन्स समझनी है. उसके बाद उराल माउंटेन से एक उराल रिवर्स आता है, वो कौन से सी के अंदर ड्रेन आउट होता है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं. तो आज यहाँ पे हम रिवर्स के बारे में भी समझेंगे, फिजिकल डिविजन्स के बारे में भी समझेंगे. आल्दो हमने एक बार ग्लिम्स देख लिया था यूरोप का, एक बार इस प्रकार का आपको यूरोप कॉन्टिनेंट आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है. मैंने आपको कहा था कि अगर आप इस साइड जाओगे तो वहां पे आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, जिस माउंटेन रेंज का नाम है उराल माउंटेन्स, और यहीं से एक नदी निकलती है, एक रिवर निकलता है जिसका नाम यहाँ पे उराल रिवर करके आपको देखने को मिलेगा, जो कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन आउट होती है. उसके बाद साथ में ही यहीं पे अगर बात करें तो यहाँ से एक रिवर निकलती है. अगर रिवर की बात करें तो वो रिवर आपको देखो यहीं पे अगर मैं समझाने की बात करूँ तो यहाँ पे रिवर आप किस साइड पे, जो ब्लैक सी है और कैस्पियन सी के साथ ही, यानी आपको यहाँ पे ये कैस्पियन सी दिख रहा है, यहाँ से एक रिवर आता है, यहाँ से वोल्गा रिवर जो यहाँ पे कैस्पियन सी के अंदर ड्रेन आउट होता है. और 2020 का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक मैच द फॉलोइंग, वहाँ पे 3 रिवर थे. एक मैकडोंग रिवर था जो साउथ चाइना सी के अंदर ड्रॉप आउट होता है, यानी ड्रेन आउट होता है, उसके साथ ये पूछा गया था. तो यही 2 सी जो थे इनका राइट आंसर था. इस तरीके से आपको ये जब ड्रेनेज की बात करें या बात करें वाटर बॉडीज की बात करें, रिवर आ गया, ओशन आ गया, सी आ गए, लेक्स आ गए, तो उनके ऊपर भी आप काफ़ी ध्यान रखें. तो आज हम यहाँ पे इनको शुरू करने वाले हैं क्योंकि एक बार हमने इन सभी चीज़ों को बात करी थी. अब देखो हम फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे. यानी अगर बात करें आप वेस्टर्न साइड पे आपको जो वेजिटेशन है या वेस्टर्न साइड की जो आपका ये टेरेन है यूरोप का, वो कैसा आपको देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पे यानी इंग्लैंड के साथ यूके वाला जो रीजन है जिसको इजल्स ऑफ ब्रिटिश भी कहा जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे. उसके बाद हम नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स जो हैं, हाईलैंड्स जो हैं, लोलैंड्स जो हैं, इन सभी की यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं. और आई होप आप इन लेक्चर्स का सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ सुनने के लिए ही यूज़ करें. अगर मैं आप पहली बार इस चैनल पे अगर आप इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो एक बार मैं बता दूं, इससे पहली वाली लेक्चर के अंदर मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का शेयर कर दिया है. वहाँ से आप पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं. इवन तो इस लेक्चर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफ़ी कंप्लीट सारे के सारे नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इसके साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी लर्निंग को अच्छा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आप नोट्स को प्रिंट आउट निकालें, उनको अपने सामने रखें, लेक्चर को सुने, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े. जो स्टिक पॉइंट मैं बताऊँ आपके पास क्लास हो तो उस पर आप जाके आप उन एरियाज़ को भी अच्छे तरीके से चेकअप कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं. चेकअप का मतलब कोई बीमार नहीं है, मीन्स आप उनको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं. आप उनको एज्यूम नहीं करें, सिर्फ आप उनको मीन्स अपने माइंड से एज्यूम ना करें, उनको आप एक बार पूरे वर्ल्ड मैप के थ्रू उनको समझने की कोशिश करें. उसके बाद सेंट्रल अपलैंड्स की बात करेंगे या प्लेट्यू की बात करेंगे जो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बात करें कैजिक कंट्री, ऑस्ट्रिया जैसे आ गई, हंगरी कंट्री, हंगरी आ गई, उसके बाद रोमानिया आ गई, या जर्मनी की बात करें तो ये जैसे स्विट्जरलैंड आ गया. तो ये सभी सेंट्रल कंट्रीज हैं यूरोप की, इनके बारे में बात करेंगे. और आपको बता दूं कि यूरोप के चारों ओर यहाँ पे काफ़ी आपको वाटर देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको शुरू में ही एक नाम दिया था, इसको पेंसुला ऑफ पेंसुलास के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे आपको तीनों साइड से लगभग आपको क्या मिलेगा, मीन्स यहाँ पे वाटर देखने को मिलेगा, और इसको लैंड ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है.
तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम माउंटेन सिस्टम कैसा है, किस तरीके का एल्पाइन माउंटेन सिस्टम है या किस तरीके का सिस्टम है, वो सभी देखेंगे। आइलैंड्स कितने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक मेल यानी यहाँ पे आपको माल्टा कंट्री आपको देखने को मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है। एंडोरा है, जहाँ की दुनिया की जो सबसे छोटी कंट्री वेक्टन सिटी है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, उसकी भी हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। और कहाँ पर वो लाई करती है उसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद रिवर की बात करें, ओशन की बात करें या आप लेक्स की बात करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। और हम यूरोप कॉन्टिनेंट के ड्रेनेज सिस्टम को भी काफी डीपली वैसे हम स्टडी करने वाले हैं। देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड और हम यहाँ पे गल्फ्स एंड बेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ लॉइन के एक नाम सुना होगा, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद गल्फ ऑफ भूतनिया, वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये हम सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वन बाय वन। आल्दो हमने एक बार इनका ग्लिम्स देख चुका था पहले, जो मैप बेस्ड स्टडी हमने पहले लेक्चर के अंदर यूरोप की करी थी, उसके अंदर आल्दो हमने ये सभी कवर कर दिया है। देखो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे हम वेस्टर्न अपलैंड की बात करेंगे। अब वेस्टर्न अपलैंड की बात करें तो यहाँ पे आप स्कैंडिनेवियन प्लेट्यू जो है उसकी आप बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला जो आप वर्ल्ड मैप पे अगर देख सकते हैं तो वहाँ पे ये वाला जो एरिया आपका, ये आपका क्या आ जाता है, वेस्टर्न अपलैंड आ जाते हैं। यानी हाईलैंड्स माने या अपलैंड माने तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें इसको ना एक भाषा में नॉर्दर्न आइलैंड की नहीं, नॉर्दर्न हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। आइलैंड तो नहीं, हाईलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। इट मीन जो वेस्टर्न अपलैंड एरिया है यूरोप कॉन्टिनेंट का, वो अपलैंड का मतलब थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, एक माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन टू प्लेन एरिया। तो ये आपको नॉर्थन यूरोपियन प्लेन भी इसको जाना जाता है या हाईलैंड्स भी इसको कहा जाता है। ये लगभग आपको नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको यूरोप के देखने को मिलेगा, यानी जो वेस्टर्न एज है यूरोप की वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक फिजिकल लैंडस्केप को बताता है। बात करें यहां पे ये वाला जो आपका, जैसे ये मेडिटेरियन सी है, इस तरीके से ऊपर आप अगर आप चलेंगे तो आपको स्कैंडिनेवियन यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखो ये वाला आप रीजन आपको देखने को मिल रहा है। ये बाल्टिक कंट्रीज आ गई ये वाला। तो यहाँ पे आपको जैसे नॉर्वे, जहाँ पे 6 मंथ लाइट होती है और 6 मंथ डार्कनेस होती है, इसकी बात होती है। ये इस साइड वाला नॉर्वे आ गया और ये नॉर्वे आ गया, और ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को स्वीडन और डेनमार्क आपको देखने को मिलेगा। डेनमार्क और स्वीडन अगर आप बात करें, इन्वायरमेंट जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनके लिए काफ़ी मशहूर हो जाता है। अगर आप बात करें 2001 के अंदर स्टॉकहोल्म एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके ऊपर भी यहाँ पे स्वीडन के अंदर ही है वो भी। डेनमार्क की बात करें, उसके बाद अगर फिनलैंड की बात करें तो ये रीजन आपको इस साइड देखने को मिलेगा। फिर आइसलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड की बात करें, आयरलैंड की बात करें तो ये इस साइड आपको कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। जो ब्रिटेनिया रीजन ऑफ फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, ये स्पेन आ गया, ये आपका पोर्टुगल आ गया। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलती हैं। बात करें यहाँ पे जो ये वेस्टर्न साइड के जितने भी आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, ये ग्लेशियर हार्ड रॉक्स हैं। यानी ग्लेशिएशन का मतलब होता है ज़्यादातर यहाँ पे आपको बर्फ ही देखने को मिलेगी, और काफ़ी समय से यानी एंशिएंट टाइम से इनको यहाँ पे ग्लेशिएशन ऑफ हार्ड रॉक के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे आपको काफी अच्छे तरीके से आपको बर्फबारी या बर्फ आपको देखने को मिलेगी, और इसकी लेयर जो है बर्फ की वो भी आपको देखने को मिलेगी। एंड ड्यू टू स्नोफॉल और स्नोफ्लेक्स के कारण यहाँ पे आपको ज्यादातर, अगर इस रेंज की बात करें तो आपको यहाँ पे, अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल आपको थोड़ी सी पूरी तरह दिखेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्शलैंड आपको देखने को मिलेगी, लेक्स आपको देखने को मिलेगी और फेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और फेजर्ट्स क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर काफी अच्छे तरीके से इसके बारे में बात करी थी। और यहाँ पे आपको जो है ना, बहुत सारी जो जमीन है काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ग्लेशियर्स के अंदर ही यहाँ पे आपको लैंड दबी हुई देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे एक नॉर्वेगियन जो फेजर्ट्स है वो आपको देखने को मिलता है, और ये वाला आपको इस तरीके से यहाँ पे नॉर्वेगियन फेजर्ट्स आपको देखने को मिलता है। चलो मैं आपको एक बार डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि क्या है ये फेजर्ट्स होता क्या। देखो यहाँ पे आपको देखने को डेफिनेशन मिल रही है, ए फेजर्ट इज ए लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रीचेस फार लैंड। जो यहाँ पे क्या बहुत दूर तक यहाँ पे फार लैंड तक पहुँचती है। फेजर्ट्स आर ऑफ्टन सेट इन यू शेप्ड वैली, यानी अगर बात करें तो ये एक यू शेप्ड वैली में होता है। सपोज करो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं अगले लेक्चर के अंदर वो पिक्चर आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मेरे पास है, उसका स्नैप भी लिया है, बट ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं अभी उसको नहीं दिखा सकता। तो वहाँ पे इस तरीके से दो बड़े बड़े माउंटेन्स आते हैं, इसके बीच में आपको एक क्या देखने को मिलता है, एक पानी आपको देखने को मिलता है। ये डीप वैली टाइप आपको देखने को मिलेगी, और उस वैली की जो शेप होगी वो इस तरीके से होगी, यानी इस चारों ओर से ये इसके माउंटेन है और बीच में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक वैली, और वैली में आपको पता है कि पानी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टीप वॉल्स आपको दोनों साइड्स के देखने को मिलेगी, उसको आप क्या कहते हैं, फेजर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्वेगियन फेजर्ट्स के साथ साथ यहाँ पे आपको लीस फेजर्ट और गेर्निगर फेजर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को, ग्रेंजर फेजर्ट भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नॉर्थ यूरोपियन प्लेन की बात करें, अब बात करें यहाँ पे आप नॉर्थ यूरोपियन प्लेन की बात करें, देखो ईस्ट यूरोपियन प्लेन। अब मैंने कहा कि यहीं पे आपको देख लो ये मिल रहा है आपको, यानी नॉर्थ यूरोपियन प्लेन ये आपका आ गया, वेस्टर्न साइड ये आपकी आ जाती है, ये जो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अब नॉर्थ यूरोपियन प्लेन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको रहीन देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे बात करें तो ये रशिया का हिस्सा है, ये वाला जो आपको हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है ये आपको रशिया का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी रिवर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमने रशिया की जब बात करी थी, मैंने वहाँ पे आपको बताया था रहीन रिवर एक आपको देखने को मिलेगा, आपको यहीं पे एक वेस्टर रिवर भी आपको देखने को मिलता है, उसकी भी हम बात करेंगे। अगर आप
पहले एक बार देख लें उराल, ये वोल्गा रिवर, डॉन, ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल है क्योंकि यहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है ये डाइनप रिवर के किनारे पे। तो ये क्वेश्चन इस बार किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि ये जो रिवर है कहाँ पे, किस कंट्री के अंदर लाई करता है या किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एल्ब रिवर की बात करें, ओडर की बात करें, विस्तुला की बात करें, तो ये सभी के सभी आपको नॉर्थ यूरोपियन प्लेन में आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ यूरोपियन प्लेन आपको ये रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रहीन, एल्ब और यहाँ पे ओडर आपको ये देखने को रिवर मिल रहे हैं। इसी के साथ छोटे मोटे रिवर दूसरे भी यहीं पे आपको ही देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे जो बाल्टिक कंट्रीज है, यानी बाल्टिकन कंट्रीज है, जो व्हाइट सी है, यहाँ पे जो बाल्टिक सी है इसको बाल्टिक व्हाइट सी के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लैक और एजो सी ऑफ एजो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक सी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके आसपास ये जो है यहाँ से इसका बेसिन ड्रेनेज यानी यहाँ पे इसका पूरा देखने को मिलता है आपको इन सभी रिवर्स का, क्योंकि ये यहीं से होते हुए फिर बाद में जाके कहाँ पे ड्रेन आउट होते हैं, नॉर्थ सी में या फिर बाल्टिक सी के अंदर ये ड्रेन आउट होते हैं। अब बात करें यहाँ पे ये वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं। अब बात करें नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, इसके अंदर तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फीले पहाड़ देखने को मिलेंगे, मार्शलैंड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक हिल्स आपको इस साइड देखने को मिलती है और इस हिल का नाम इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी वल्दाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न रशिया आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे आपको ये लेक जैसे ये जो लेक लडोगा है, लेक ओनेगा, ये रशिया के अंदर ही ऐसे कंट्री में आती है जो यूरोप का पार्ट है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। अब उसके बाद सेंट्रल अपलैंड्स की बात करें, देखो यहाँ पे सेंट्रल अपलैंड की बात करें, अब यहाँ पे हम सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी समिट्स देखने को मिलेंगे, स्लोप्स आपको देखने को मिलेगी, वैलीज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो मैंने काफ़ी डॉटेड लाइन से ये बताया, इसलिए बताया ताकि आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बात करें कि ये यूरोप से होते हुए बात करें, ये बेल्जियम आपको कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। अब बेल्जियम कंट्री आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये ईस्ट है, फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ में अगर आप देखें मैप पे तो ईस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे बेल्जियम इन द ईस्ट और फ्रांस इसके वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे अगर बात करें, यानी जो बीच में आपको सेंट्रल प्लेन्स आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप चेक रिपब्लिक भी कहते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ये वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपका सेंट्रल अपलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यानी सेंट्रल प्लेट्यू भी आप कहते हैं और उसको अपलैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे कहाँ से बेल्जियम आपको देखने को मिलेगा, बेल्जियम आप कहाँ पे हैं, आप एक बार अच्छे तरीके से देखें कि आपका मैप कितना तैयार है। बेल्जियम आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ब्रुसेल्स आपको यहाँ से लेके लगभग आपका कहाँ तक, फ्रांस इन द वेस्ट। अब फ्रांस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक आपको ये सेंट्रल हाईलैंड्स या सेंट्रल अपलैंड आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद साउथ जर्मनी से लेके जर्मनी यहाँ पे आपका जर्मनी यहाँ पे आ जाता है, साउथ वाली साइड आपकी यहाँ पे आ जाती है, और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के नॉर्थ तक आपको यहाँ तक इसका सेंट्रल यानी पूरा ये प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रहीन, रोहन, इल्ब और दनूबे रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने अभी एक बार पहले भी दिखाए थे रिवर। देखो यहाँ पे आपको एक रिवर ये दनूबे रिवर आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं, मीन्स पॉपुलेटेड डिवीजन आपको पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी एडवांस कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जर्मनी की बात कर लो आप, स्विट्जरलैंड की बात कर लें आप, ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं, पोलैंड की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज़ का रीजन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अल्पाइन माउंटेन सिस्टम की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम माउंटेन सिस्टम की बात करेंगे और वो भी हम अल्पाइन माउंटेन सिस्टम की बात करें। अब बात करें ये साउथ सेंट्रल यूरोप के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे। अब साउथ सेंट्रल यूरोप का मतलब ये है कि आपको ये वाला जो रीजन है ये अल्प्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करें अब यहाँ पे नॉर्थ ऑफ मेडिटेरियन सी, तो आप बात करें जब नॉर्थ ऑफ मेडिटेरियन सी, तो यही रीजन तो आपका नॉर्थ पड़ता है मेडिटेरियन सी का, लगभग ये 700 माइल्स के अंदर ये क्रिसेंट शेप में। अब क्रिसेंट शेप आपको पता है किस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, यानी क्रिसेंट शेप में आपको ये देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ जो सदर्न फ्रांस है, यानी जो मोनाको है फ्रांस की, आपको जो सदर्न आपको देखने को मिलेगी फ्रांस का, यानी इस साइड वाला रीजन से ये फैला हुआ है लगभग बात करें तो। उसके बाद इनटू स्विट्जरलैंड तक, यहाँ पे स्विट्जरलैंड आपको इस साइड सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इटली, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जो यहाँ पे आपको कंट्री देखने को मिलेगी, वहां तक ये रीजन आपको देखने को मिलेंगे। क्रोएशिया, बोस्निया, हिर्ज़ेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एड्रिक सी है, यहाँ पे आपको एड्रिक सी देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये अल्प्स इसका आपको देखने को मिल रहा है, ये फैला हुआ है लगभग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे एक माउंट देखने को मिलेगा, जिस माउंट का नाम है माउंट ब्लैंक, BLANC, ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ये माउंट सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। एक बार हम लगभग सभी माउंटेन्स की बात करेंगे हर एक बार। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स है नॉर्दर्न साइड में, स्कैंडल माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद उराल माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कारपेंथियास माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्रिटिश इजल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेन नेविस। और उसके बाद अल्प्स, जिसके हम अभी बात करें तो ये देखने को मिलेगा। अपनीस आपको देखने को मिलेगा। आइबेरियन पेनिनसुलास के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको माउंटेन रेंजेस देखने
देखने को मिलेंगे। उसके बाद ककूस की बात करें, यहाँ ककस यहाँ पे माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगा जो सेंट्रल में एशिया, रशिया और यूरोप को यहाँ पे मिलाता है। ककूस माउंटेन एक बाउंड्री फॉर्म करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भी छोटे मोटे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूसरे रिवर्स भी आपको, और रिवर्स के साथ साथ माउंटेन रेंजेस भी आपको देखने को मिलती हैं। बात करें यहाँ पे आपको, यहाँ दिनारिक ये वाला जो रीजन आपका आ जाता है, ये आपका क्या पड़ता है, दिनारिक अल्प्स पड़ जाता है, यानी ये अल्प का ही एक छोटा पार्ट है, यानी ये हिस्सा है। उसके बाद इस साइड अगर ऊपर चलोगे आपको जुरू माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी काफ़ी आपको माउंटेन्स रीजन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे जो कारफिंथियास है, यहाँ पे आपको एक माउंटेन देखने को मिलेगा जिसका नाम है टेट्रा माउंटेन्स आपको देखने को मिलता है, यानी इसके इस साइड पे आपको यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बल्कान माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी बल्कान माउंटेन्स की बात करें तो ये इस साइड आपको, सॉरी इस साइड यहाँ पे आपको बल्कान माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिल्डियस माउंटेन आपको इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपका माउंटेनियस वाला पार्ट काफ़ी कवर होगा। अब देखते हैं एक बार रेंजेस की बात करें कि कौन कहाँ पे है, किस तरीके से कहाँ पे। अगर आप अल्प की बात करें, जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, ये किस किस कंट्री के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और स्लोवेनिया। अब यहाँ पे एक बार अगर आपके पास मैप है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पायरीन्स की बात करें, ये स्पेन और फ्रांस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा। एनाटो यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कारपेंथियान माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे यूक्रेन के अंदर, रोमानिया के अंदर, पोलैंड के अंदर, स्लोवाकिया के अंदर, हंगरी के अंदर, चेक रिपब्लिक और सर्बिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। कॉकेसस माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे रशिया, अजरबैजान और जॉर्जिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। माउंट एल्ब्रस पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दिनारिक अल्प्स आपकी बात करें तो बोस्निया और यानी हर्जिगोविना जो कंट्री है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स की बात करें, ये आप जानते हैं कि इसके अंदर आपको 3 मेजर कंट्रीज आपको देखने को मिलती है नॉर्थ की, एक तो आपकी नॉर्वे आ गई, स्वीडन और फिनलैंड आपको देखने को मिलेगी। स्कॉटिश आइलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड की बात आ जाती है। एपिनाइन माउंटेन्स की बात करें तो ये इटली के अंदर ही है। उसके बाद बल्कान माउंटेन्स की बात करें तो बल्गेरिया और सर्बिया का जो एरिया है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, यानी बल्गेरिया और सर्बिया का एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपके ये माउंटेन्स हैं। उसके बाद डोलोमाइट्स की बात करें तो इटली के अंदर ही ज़्यादा रहते हैं। अब 1 बाय 1 बात करते हैं, उराल माउंटेन्स की बात करते हैं। अब मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाऊंगा। अगर आप उराल माउंटेन्स की बात करें, यानी यहाँ पे उराल माउंटेन्स की बात करें तो ये नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है यूरोप और एशिया के बीच में। ये बात याद रखें कि आधा आपको रशिया, एशिया के अंदर और आधा यहाँ पे आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। तो जो यहाँ पे उराल माउंटेन्स है, तो ये क्या करता है, एक नेचुरल बाउंड्री को फॉर्म करता है यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में। सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात रखनी है कि ये जो माउंटेन रेंजेस है वो वेस्टर्न रशिया से होते हुए, यानी जो आर्कटिक ओशन की कोस्ट लाइन है वहाँ से होते हुए यहाँ पे आपको, यानी उराल रिवर होते हुए, काजाकिस्तान से होते हुए जाके जो उराल रिवर है ये यहाँ पे आपको कैस्पियन सी के अंदर मिलते हुए देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहीं पे आपको यहाँ पे वोल्गा रिवर भी आपको देखने को मिलता है, जो भी कैस्पियन सी के अंदर आके ड्रेन आउट होता है। उसके बाद काजाकिस्तान तक आपको ये देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे आर्कटिक ओशन के कोस्ट लाइन से लेके उराल रिवर जो फ्लो होता है और वो जाके किसी कैस्पियन सी के अंदर, यहीं पे आप बात करें काजाकिस्तान तक ये रेंज आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। लगभग 2200 किलोमीटर लंबा ये है और 80 से 120 किलोमीटर तक ये आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में आपको काफ़ी पैरेलल वैलीज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसके बीच में आपको आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं और एक आइलैंड काफ़ी है, वेगच आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। नुवाया जेमलिया एरिया है जो रशिया का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे उराल माउंटेन्स की बात करें तो काफ़ी अगर मिनरल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोल, मेटल की बात करें, प्रीशियस स्टोन्स की बात करें या माइनिंग की बात करें तो ये काफ़ी रशिया की इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल साबित होता है, फ्रूटफुल साबित होता है। तभी तो रशिया इतना क्लेम करता है, यानी किसी से डरता भी नहीं है कि अगर सपोज करो कल अगर ट्रेड के ही जैसे ठप हो चुके अभी रशिया के लिए मैक्सिमम दरवाजे, फिर भी वो निश्चिंत है। क्यों है? क्योंकि उसको अपने पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती है। उसके बाद अगर आप उराल माउंटेन्स के हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट नरोदनया ये आपको ये देखने को मिलेगा। इनके नाम भी आपको चटपटे हैं तो इतना याद नहीं रखना, सिर्फ आपको देखना है कि उराल माउंटेन्स ये मेन जो है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन बात करें, यहाँ पे माउंटेन्स की बात करें तो ये अभी आपने बताया कि कहाँ पे, यहाँ पे एक पेंसुला आपको देखने को मिलता है, कोला पेंसुला आपको जो रशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शुरू में मैं पहले लेक्चर के अंदर जब यूरोप की बात करी थी हमने, वो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। ओल्ड माउंटेन ब्लॉक्स की बात करें, यानी हरकेनियन और कैलेडोनियन माउंटेन चेन आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैप के थ्रू भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वेस्ट साइड में बात करें, यहाँ पे मिसिटा ऑफ स्पेन आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ फ्रांस की बात करें, ये सभी हमने देखा, पहले भी हमने देखा, फिर से आप बात करें, ये सभी माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे द ब्लॉक फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, रहीन अपलैंड आपको देखने को मिलेगी, वोस्गेस यहाँ पे बोमियन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। देखो ये बोमियन प्लेट्यू की एक बात मैं आपको बता दूँ ना कि यूके सेकंड कंट्री है जिसने क्या करा है। अगर बिटकॉइन की बात
करें, उसको डिजिटल करेंसी की बात करें, उसने चालू किया है, लागू किया है। उसके बाद ये बोहेमियन जो प्लेटी है, बोहेमियन कंट्रीज है, उनके पास इससे पहले ये था। तो ये भी आप एक बार याद रखें। बिटकॉइन जो डिजिटल करेंसी अभी यूके ने साल में, यानी अभी पिछले साल 2021 में शुरू करी थी, उससे पहले जो बोहेमियन कंट्रीज है उनके अंदर ये डिजिटल करेंसी का यूज़ किया जाता था। उसके बाद रोडो पे माउंटेन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अल्पाइन माउंटेन, जितना भी ये आपको एरिया दिख रहा है ना, ये आपको अल्पाइन माउंटेन आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके अंदर माउंट ब्लैंक, हम बार बार बात करें, अल्प्स की बात करें, इसके अंदर 3-4 आपको रेंजेस देखने को मिलते हैं, कारपेंथियास, बल्कानास और ककुस। यहाँ पे आपको ये 4-5 आपको क्या देखने को मिलते हैं, माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक कन्फ्लेशन होकर अल्पाइन माउंटेन रेंज को फॉर्म करते हैं। बात करें यहाँ पे इटली, बात करें एटलस की बात करें, जैसे अफ्रीका के अंदर आपने देखा था नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पे एटलस माउंटेन आपको देखने को मिलता था। यहीं पे अगर थोड़ा सा इस साइड अगर बात करें तो वहाँ पे आपको था, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अफ्रीका के अंदर सीरिया निवेदा, स्पेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये हमने सभी बात करी। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिनरिक माउंटेन की भी बात करी थी, ये यहाँ पे इस तरीके से एपिनीज ये आ गया, तो दिनरिक भी यहाँ पे ये फॉर्म करता है। तो ये पिंडस माउंटेन की बात करें जो योगोस्लाविया और ग्रीस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ग्रीस आपको पता है इस साइड आपको नीचे देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से आपको यानी क्रेटा आइलैंड्स इनटू एशिया तक ये फैला हुआ रेंज आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। यानी ये वाला एक बार आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कहाँ पे किस तरीके से ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर काफ़ी छोटे मोटे माउंटेन्स आपको रीजन देखने को मिलेंगे। उतना आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। देखो गल्फ ऑफ विंड्स यहाँ पे है, ये भी बात याद रखें। यानी इटली के साथ यहाँ पे ये मोनाको आ गया, ये गल्फ ऑफ विंड्स आ गया, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे एपेनीज की बात करें, तो ये हमने अभी देखा, ये कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये यहाँ पे एपेनीज इटली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोमो ग्रेनेडे जो है इसका टॉलेस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा। लगभग इसकी हाइट है 2912 मीटर मीन सी लेवल से इसकी आपको हाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रिस्टीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, माउंटेन ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी नेचुरल पार्क जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पायरेनीज की बात करें, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी अगर बात करें पायरेनीज की बात करें तो ये भी इसी के अंदर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर इसकी हम बात करें, पायरेनी की बात करें, तो यहाँ पे आपको जैसे ये क्या करता है, फ्रांस और स्पेन को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब आपको पता है फ्रांस और स्पेन कहाँ पे हैं, इस साइड आपको ये देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साइड आपको मीन्स पूरा ये इधर इस साइड यहाँ पे नहीं बताया, तो ये यहाँ पे सेपरेट करता है। तो ये चीज़ें आपको ये याद रखनी, उतना ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना इनके बीच में। हाईएस्ट पीक यहाँ पे पिकेडी नाटो है। बाल्कन माउंटेन्स की बात करें तो ये यहाँ पे ये रीजन्स, देखो मैं आपको पूरे मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका यूरोपियन टर्की आ गया, और ये आपका एशियन टर्की आ जाता है। उसके बाद ग्रीस वाला रीजन आपको देखने को मिलता है। देखो रोड पे माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रिला माउंटेन्स, मिरिन माउंटेन्स, मार्टिशिया बेसिन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी बल्गेरिया का जो पार्ट है उसके अंदर आपको ये बल्कन माउंटेन्स आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको बल्गेरिया जो कंट्री है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं जो बल्कान माउंटेन्स हैं। अब इसके अंदर क्या खासियत है, ईस्टर्न पार्ट है ये बल्कान जो पेनिनसुला ये फॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पे बल्गेरिया साइबेरिया बॉर्डर जो केप इमाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी जो सी ऑफ मरमरा है उसके साथ ही, यानी ब्लैक की सी के साथ ही आपको ऊपर रेंज देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। अगर आप इसकी डीपली स्टडी करोगे तो एक बार आपके पास मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, लेकिन इतना आपको कुछ ज़्यादा यूज इसके लिए नहीं है। सिर्फ आपको इतना रखना है कि किस साइड ये रेंज करते हैं। अगर इसका यूरोप का हाईएस्ट पीक बात करें तो ये बल्कन नहीं है, ये ककुस माउंटेन के अंदर है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि ककुस माउंटेन यहाँ पे इस साइड आपके लाई करते हैं, इस साइड आपके यहाँ पे लाई करते हैं। उसी के अंदर यहाँ पे आपको उसका हाईएस्ट पॉइंट आपको यूरोप का देखने को मिलेगा जो माउंट एल्ब्रस है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लोकेट ककुस माउंटेन के अंदर ही करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको टॉलेस्ट 10 पीक्स यूरोप के आपको देखने को मिलेंगे जो ककस माउंटेन है इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे रशिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर, या रशिया जॉर्जिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे यूरोप के जो सबसे 10 बड़े बड़े यहाँ पे माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। अब शॉर्ट में हम यहाँ पे आइलैंड की बात कर लेते हैं। अगर आइलैंड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ब्रिटिश आइलैंड की बात करें जिसके अंदर आपका यहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे आयरलैंड आ जाता है, यूके आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है, उसके बाद डेनमार्क भी आ जाता है। तो ये सभी आपको ब्रिटिश आइलैंड्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंसिस्टिंग जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, देखो ये वाला आप एक बार देख लें, ये पूरा का पूरा जो इतना जितने भी कंट्रीज के अंदर है ये ब्रिटिश इजल्स आपको देखने को मिल रहा है। जैसे आप बात करें यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन जिसको आप कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें, ये पूरा आयरलैंड इतना आपको देखने को मिलेगा। स्कॉटलैंड की बात करें, वेल्स यहाँ पे आ गया, इंग्लैंड, लंदन की बात करें तो ये यहाँ पे आपको पूरा देखने, और इस सभी को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी यहाँ पे इन्होंने भगदड़ मचाई थी अगर पास्ट के हिसाब से बात करें कि पूरे के पूरे जो ब्रिटिशर थे यहीं से ज़्यादातर वो निकले थे, और ये बहुत ही वेल डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ इनको ही कहा जाता है। बात करें लार्जेस्ट यूरोपियन आइलैंड की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन आपको देखने को मिलेगा। आइसलैंड की बात करी, आयरलैंड की बात करें, सिमलरी आइलैंड की बात करी, स्पिट्सबर्गन की बात करेंगे,
यूजनी आइलैंड की बात करेंगे, सिसिली की बात करेंगे, सर्डिनिया की बात करेंगे, नोर्डास्ट लैंड की बात करेंगे और साइप्रस की बात करेंगे। ये आपको एशिया के साथ देखने को मिलेगा। इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से मैं आपको पूरे मैप को यहीं से एक बार समझा रहा हूँ। आई होप कि अब ये वाला जो मैप है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमने देखा कि ये जो कंट्री है इजल्स है। उसके बाद सारी ये कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आपको सिप्रस देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक यूरोप का ही पार्ट है या एशिया का साथ ही आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी जगहों पे ये आपको एशिया के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेबनान कंट्री है जो मेडिटेरियन सी का पड़ोसी है, यानी उसके कोस्ट के साथ लगती ही आ रही है। लगभग 21 से 22 कंट्रीज यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ चारों ओर से यहाँ पे मिलती है। उनकी हम बात करेंगे जब हम निमोनिक्स की बात करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से ये आइलैंड्स हैं जो फॉर्म होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बात करी इस तरीके से सभी के सभी आइलैंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फिनलैंड आपका, नॉर्वे आपका आ गया, नीदरलैंड, आयरलैंड आपका आ गया, यूके आपका आ गया, ये स्पेन आ गया, तो ये सभी यहाँ पे इटली आ गया, वेटिकन सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस दुनिया की सबसे छोटी यहाँ पे कंट्री आपको देखने को मिलेगी। इस्टोनिया ये आ गया, लटीवा, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन ये आ गया। उसके बाद ये क्रीमिया एरिया है यूक्रेन का, सी ऑफ एजो और सी ऑफ मरमरा आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। अगर पेंसुला की बात करें तो काफ़ी पेंसुलाज हमने शुरू में भी बात करी थी। आइबेरियन पेंसुलाज आपको देखने को मिलेंगे, इटालियन देखने को मिलेंगे, बल्कान देखने को मिलेंगे, स्कैंडिनेवियन और जटलैंड आपको यहाँ पे पेंसुलाज आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्कैंडिनेवियन और जटलैंड आपको ये इस साइड देखने को मिलेगा, ये आपका स्कैंडिनेवियन और ये जटलैंड आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न यूरोप में आपको ये सभी के सभी देखने को मिलेंगे। देखो एक बार यहीं पे हम बात कर लेते हैं। ये आपका नॉर्दर्न यूरोप है, इसके अंदर आपको स्कैंडिनेवियन पेंसुला आपको देखने को मिलेगा। ये आइबेरियन पेंसुलाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आइबेरियन पेंसुलाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इटालियन पेंसुला आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बल्कान पेंसुला आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और क्राइमियन पेंसुला आपको यहाँ पे ईस्ट यूरोप के अंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपका ककस माउंटेन्स भी लोकेट करता है, जहाँ पे अभी यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सबसे बड़ा यह महायुद्ध छिड़ा हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में। उस साइड पे आपको ये यहाँ पे क्रिमियन आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर रशिया ने वैसे भी क्लेम जता दिया और क्लेम करती भी है। तो आज की लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया, पूरी लेक्चर का टाइम भी हो गया। कल यहाँ पे अगली लेक्चर के अंदर हम ड्रेनेज पैटर्न जो यूरोप के अंदर है उनकी बात करेंगे और अच्छे तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छे तरीके से सिर्फ सुने, लिसन करें, नोट्स को फॉलो करें, ताकि आपको काफ़ी रिवाइज भी हो जाएगा। सुनने से, पढ़ने से और देखने से काफ़ी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए गुड वन अहेड टिल नाउ।